जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या आप सभी का RPF, NTPC, भविष्य में ग्रुप D आएगा और भी एग्ज़ाम्स आपकी जो लगे हुए हैं, UPSI की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, मैं सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके GS के पोर्शन को मैं जो है कि सेशन को लेके चल रहा था, लेकिन मैं स्वास्थ्य सही ना होने के कारण मैं जो है बीच में क्विट कर दिया था। तो दोस्तों, मैं फिर से थोड़ा सुधार होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए दोस्तों फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर आप लोग करें और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हों वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना विलम्ब किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है दोस्तों, जैसा कि हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हम लोग पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? पहला सवाल कह रहा है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल था कि दूध और इसके उत्पाद थे, चावल और दालें थी, सब्जियां और फल थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही इत्यादि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दोस्तों आपको ऋग्वेद में जौ डालकर क्षीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। आपको ये हिस्ट्री आप पूरा डिटेल पढ़े होंगे तो ये बातें आपको बताई गई होंगी, ठीक है। और जो जौ के सत्तू को दही में डाल करके करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख कहीं पर आपको नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों से समझ गए होंगे कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, दूध और इसके उत्पाद जो है इनका प्रमुख भोजन हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल अगर देखें तो अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो सबसे पहले कौन सा अन्न मनुष्य प्रयोग में लाया था? जौ, जई, राई या गेहूँ? दोस्तों, अभी आपने देखा कि जौ से बने हुए जो भोज्य पदार्थ थे उसका प्रयोग मानव ने वैदिक सभ्यता में करना शुरू कर दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान अभी तक क्लियर नहीं थी, संदिग्ध अवस्था में है। कुछ विद्वान इसे तांबा भी कहते हैं, कांसा भी कहते हैं या कुछ लोग इसे लोहा भी बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, ये बात आपको पता होगी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबा आपका यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आपसे कह रहा है कि वेद का अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद का मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेद का मतलब दोस्तों होता है ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी अथवा त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको हम लोग वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। अगले सेशन की हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की बात। ये भी देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये पूछा है SSC में, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जगह RO में भी हो सकता है, PCS में भी आपको सवाल बन सकता है, SI में भी बन सकता है, कई जगह आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे क्या कह रहा है? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प? दोस्तों, यहाँ पर हमको ध्यान जो रखना है दोस्तों,
आरोही क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। आपको उनके आयु को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में उनको एडजस्ट करना है। तो आपको पता होगा हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, किंतु हिंदू धर्मशास्त्र जो है मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान करके प्रत्येक आश्रम में निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित किया है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था 25 वर्ष है, गृहस्थ अवस्था है 25 से 50 वर्ष है, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 है और संन्यास के लिए दोस्तों 75 से 100 वर्ष है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ब्रह्मचर्य का जीवन, फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर उसके बाद आया है वानप्रस्थ जीवन, फिर आया है दोस्तों लास्ट में संन्यास जीवन। तो आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 की बात कर रहा है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्यों सफल रहे? क्योंकि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, इसका एक कारण ये है कि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों आपको पता होगा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो थी दोस्तों वो व्यवसाय पर आधारित थी। जैसे पुराने समय में जो है कि पूजा पाठ करवा लिए तो पंडित हो गए, लड़ने की क्षमता है तो क्षत्रिय हो गए, है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ण व्यवस्थाएं अलग अलग व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान का उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज, जिनको हम वैद्य हैं, उनकी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। ये वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी दोस्तों? तो भैया किस पर आधारित थी? व्यवसाय के हिसाब से जाति निर्धारित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल नंबर 9 की बात कर रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। ऋग्वैदिक आर्य कैसे लोग थे? पशुचारी। यह तथ्य किससे पुष्ट किया जाता है? मतलब इन चारों में से किससे ये सिद्ध किया जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो पशुचारी लोग थे? तो आपको पता होगा दोस्तों कि ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। तो गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में गाय युद्ध का पर्याय गविष्टि है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई तो आमतौर पर गाय ही दी जाती थी। आज भी लोग गौदान करते हैं। भूमि कमी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बिल्कुल सही बात है। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए, ये भी बात सही है। पुरोहितों को दिया जाता था गाय, न कि जमीन, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा जो चारों है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथनों से ये बात पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग पशुचारी लोग थे। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 10 की बात अगर किया जाए, सवाल नंबर 10 कह रहा है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर महोदय जो आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रिया को मानते थे। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। तो मैक्स मूलर ही ऐसे व्यक्ति थे जो आर्यों को एक जाति कहने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति बने। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग। दोस्तों मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगा, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों बार बार कहने की बात नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लोग ये काम अपने से कर दिया करिए। इससे हमारा हौसला अफजाई हो जाता है। दोस्तों मुझे और आपसे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप एक काम यही कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और नए अगर हों तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है?
आर्यन की जनजाति की सबसे प्राचीनतम बस्ती कहाँ है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि इनकी सबसे प्राचीनतम बस्ती जो है दोस्तों सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी तक विस्तृत थी। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट उत्तर सप्त सिंधु। ठीक है। सवाल नंबर 12 की बात अगर कर लें दोस्तों, तो 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से दोस्तों जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है। मतलब कौन सी जनजातीय सभा है जो सामान्य रूप से मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो दोस्तों समिति है कि सभा है कि गण है कि विधाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। ये आपको पता होगा। समिति को विश्व अथवा जन साधारण की आवाज़ अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा जाता है। मतलब ये जन साधारण लोगों की आवाज़ को बोलने की इनको क्या संस्था कहा जाता है। तो आप इससे क्लियर हो चुके होंगे कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है दोस्तों? समिति आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मुखिया के चुनाव में ही समिति ही शामिल होती थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है दोस्तों? 9 बार मिलता है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 की बात अगर करें तो सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है दोस्तों ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबद्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की अगर बात करें दोस्तों, सवाल नंबर 14 की अगर बात करें तो सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे दोस्तों उसे बलि कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? बलि। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भाग दूध या भाग दूत कहलाता था। मतलब जो कर हम संग्रहित करने वाला व्यक्ति होता था उसे भाग दूध अथवा भाग दूध कहा जाता था, जबकि संग्रहिता को कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभालते थे। जबकि संग्रहिता किसको संभालते थे? कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभालते थे। तो भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? बलि। अगले सवाल की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, सवाल नंबर 15 की बात करें तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र अगर पूछा जाए कि यह मंत्र समर्पित किसको है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यह मंत्र जो है सूर्यदेव को समर्पित है। तो ऋग्वेद का तृतीय मंडल, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो अगला सवाल आपसे 16 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्णन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय प्रतीक जो राज चिन्ह है अपना, यह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो सवाल नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल नंबर 17 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किस विदुषी ने चुनौती दिया था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। इनको किसने चुनौती दिया था दोस्तों? तो इनको चुनौती देने वाला कौन था दोस्तों? गार्गी। इनको चुनौती देने वाला कौन था दोस्तों? गार्गी था। अगले सवाल की बात करें जो इस सेशन का लास्ट सवाल होगा दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्करणों में से एक संस्करण माना जाता है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, और आपको पता होगा प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह,
असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख होता है। इन्हीं विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी जो 5 प्रकार के विवाह हैं वो विधि सम्मत नहीं माना गया है। विधि सम्मत का मतलब यूँ समझ लो कि समाज की दृष्टि से वो सही नहीं होता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आपका हो जाएगा गांधर्व विवाह ऐसा विवाह है जिसे विधि सम्मत नहीं माना गया है। बाकी इन तीनों की अगर आपसे बात किया जाए, ये तीनों आपके कैसे हैं दोस्तों? ये तीनों आपके विधि सम्मत माने गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।